सर्वे में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या बाल शिक्षा अधिनियम 2010 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 आयु वर्ग इसमें रखा गया था सर 6 से 14 वर्ष। इसका अर्थ है कि इस अधिनियम, बहुत सारे लोग इसे 2009 भी जानते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट अप्रैल 2010 को हुआ था, इसलिए हम निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2010 लिख दिए हैं। इसका आयु वर्ग 6 से 14 था, जिसका सर्वे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में इसका सर्वे हो रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आने के बाद, मतलब NEP 2020 आने के बाद इस आयु वर्ग को सर जो है 6 से 18 कर दिया गया। 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। यह आयु वर्ग 6 से 18 कर दिया गया है और हमें अब जो है सर्वे जो करना है वो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक करना है। इसलिए 6 से 14 का कॉन्सेप्ट जो पहले था उसमें 4 वर्ष का कॉन्सेप्ट और जोड़ देना। अब ये 18 हो गया, मतलब कि स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास 1 में है और फाइनल वो पास क्लास 12 किया है या नहीं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का बच्चे अगर ड्रॉप आउट होते हैं तो सर्वे में आपका ये समीकरण पत्र में वो शामिल हो जाएगा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखेंगे सर कि इस सर्वे को एनएसटी से नहीं जोड़ेंगे। ये सर्वे डिफरेंट सर्वे है। 2020 में यूनिसेफ का एक सर्वे का रिकॉर्ड आया है, जिसके हिसाब से माध्यमिक विद्यालय में 14.6% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ये मतलब कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की बात हम कर रहे हैं। 9th से 12th क्लास की बात कर रहे हैं। इंडिया का ये सर्वे है, पूरे भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में 14.6% बच्चा ड्रॉप आउट होता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए 9th से 12th में, तब यह 21.4% हो जाता है सर। बिहार के केस में, बिहार के केस में यह 21.4% है। मतलब 9वां से 12वां के बीच में जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं या किसी कारण वो अपना नामांकन 9th में नहीं करवा पाते हैं या किसी कारण से वो अपना नामांकन आपका 10th पास करने के बाद 11th में नहीं करवाते हैं, बिहार में यह प्रतिशत 21.4 है, जबकि भारत में यह प्रतिशत 2020 है। यूनिसेफ 2020 में इस सर्वे का रिपोर्ट जारी किया है। उसके बाद सर जो है अब इस 8th क्लास के नीचे की बात हम कर रहे हैं। तो 2 क्लास का हमने एग्जामिनेशन लिया और इस बार 2 क्लास का, 5th क्लास का और क्लास 8 का गवर्नमेंट को यह हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप दोबारा एग्जामिनेशन लें। और जो हम लोग दोबारा एग्जामिनेशन लिए हैं उसमें लगभग 10.2% बच्चा जो है आपका ड्रॉप आउट है। क्लास 5 और क्लास 8 की बात कर रहे हैं। इस क्लास 5 और क्लास 8 की बात कर रहे हैं सर। ये दूसरा बार जब एग्जामिनेशन लिए हैं तो हमारे पास लगभग 10.2 लिखा जाता है, तो लगभग आप 10% बच्चे ड्रॉप आउट है क्लास 5 में और क्लास 10 में।
मतलब इतना बच्चा एग्जामिनेशन बिहार में नहीं शामिल हुआ है सर, ये 10.2% बच्चा, जबकि बिहार सरकार 5 क्लास का और क्लास 8 का इस बार स्पेशल तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई। तो देखा जाए कि रिपोर्ट कह रहा है कि 21.4% बच्चा 9 से 12 तक में ड्रॉप आउट है। रिपोर्ट ये कह रहा है कि क्लास 5 और क्लास 8 का बच्चा, 5 और 8 का जो बच्चा है उसमें 10.2% बच्चा जो है आपका एग्जामिनेशन होल्ड नहीं किया। इसका मतलब है ये लगभग रिपोर्ट है, हो सकता है 1% अप डाउन हो, ये रिपोर्ट में नहीं है अप डाउन है ना, लेकिन वहां हमें स्टेट में बताया गया कि 10.2% बच्चे जो है ड्रॉप आउट हैं, मतलब कि कहने का अर्थ है कि एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं किसी भी कारण से। तो 5th और 8th का बच्चे अगर एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, इसका अर्थ है कि वो ड्रॉप आउट है। तो आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा, रीजन क्या है। उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे प्राइवेट में हो या कुछ बच्चे और भी हो, तो ये हो सकता है कि प्रतिशत आपका अप एंड डाउन हो। अब इसमें कोई जिद मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरा रिपोर्ट है कि 10.2% बच्चे परीक्षा नहीं लिखे। दूसरी बात आते हैं सर कि जैसे मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं या और भी जो यूनिवर्सिटी में विद्यालय हम सर्वे में घूम रहे हैं सर, उसकी रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो प्रत्येक क्लास में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 2-4 बच्चे तो कम से कम वो 30 दिवस वाला कार्य दिवस में तो कंटिन्यू नहीं आ रहे। प्रत्येक रजिस्टर में ये मेंशन है। एक रिपोर्ट आप ऐसे समझ लें कि जो बच्चे क्लास 1 में एडमिटेड होते हैं और भारत सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से 55% बच्चे क्लास 12 के एग्जामिनेशन को होल्ड करते हैं। इसका अर्थ होता है कि लगभग 45 से 46% बच्चे क्लास 1 में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन 12th के एग्जामिनेशन को नहीं लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी डाटा है सर। लेकिन हमारा जो सर्वे प्रपत्र पिछले बार आया, जिसको इनवैलिड कर दिया गया स्टेट लेवल पर, इनवैलिड है ये। आप इसको सोचिए सर, पूरी की पूरी डाटा हमारा प्रपत्र आ रहा था पिछले बार 0 है। हमारे 0 का मतलब क्या है कि आपके गांव में 100% बच्चा इंटरमीडिएट पास है। अगर आप प्रपत्र में लिखते हैं कि हमारे पास 0 है, मतलब रिजल्ट, या हमारे पास ड्रॉप आउट नहीं है, इसका मतलब है कि 100% बच्चा आपके ग्रामीण परिवेश का क्लास 1 में दाखिला लिया और क्लास 12 के एग्जामिनेशन को पास कर गया है, तभी तो वहां ड्रॉप आउट नहीं है सर। जबकि रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 45 से 46% बच्चे ऐसे होना चाहिए। हो सकता है कि डाटा, कोई डाटा 2020 का है, कोई डाटा 2019 का है, कोई डाटा 2021 का है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो। 45 के बदले में हो सकता है कि 40 हो, या हमारा जो क्षेत्र है उसमें हो सकता है कि 38% हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रतिशत 0 हो जाएगा। मैंने हमारे ग्राम के सभी बच्चे और बच्चियां जो है क्लास 12 पास कर जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जिस सर्वे को करने जा रहे हैं वह सर्वे 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का सर्वे है। इसी कारण से इस बार एचएम को कहा गया कि स्पेशल ट्रेनिंग में रखा जाए, और ये प्रोविजन हुआ कि नहीं, एचएम पहले ट्रेनिंग करेंगे, उसके हिसाब से ही नोडल टीचर वर्क करेंगे। नोडल टीचर का क्या वर्क होगा उस पर हम आएंगे। अब देखा जाए, ये रिपोर्ट है हमारे पास जो हम आपके सामने रखे हैं। लगभग ये बच्चे हमें निकल के आना चाहिए रिपोर्ट में। जो हमारा समीकरण प्रपत्र होगा उस समीकरण प्रपत्र में ये लगभग मेंटेन होना चाहिए सर। अब आते हैं सर कि कौन कौन सा दस्तावेज, जैसे 6 से 14 के लिए तो हमारे पास विद्यालय में दस्तावेज है। जिस दस्तावेज के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा कौन कौन ड्रॉप आउट है, उसके लिए दस्तावेज क्या क्या हमारे पास है सर। एक तो हमारे पास बाल पंजी है, दूसरा दस्तावेज हमारे पास छात्रोपस्थिति रजिस्टर है सर छात्र का, और तीसरा हमारे पास मुहिम पंजी है। मुहिम पंजी जो कि सबसे अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से।
मुहिम पंजी, ये 3 रजिस्टर हमारे पास में है विद्यालय के अंदर में। जहां भी हम यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं वहां मुहिम पंजी का चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में मुहिम पंजी का एक कॉलम है कि क्या विद्यालय में मुहिम पंजी का संचालन हो रहा है। तो इसलिए ये मुहिम पंजी विद्यालय का अनिवार्य अंग है, जिसमें कि आप लिखते हैं कि हमारे बच्चे 30 कार्य दिवस में कौन कौन विद्यालय में नहीं आए, वो पूरा संधारण किया हुआ पंजी होता है। तो इसके बारे में भी नहीं होगा तो फिर चर्चा किया जाएगा। तो ये 3 दस्तावेज है सर। इस बाल पंजी का दस्तावेज से हम ये चेक कर लेंगे कि जितना भी हमने लिया क्या वो बाल पंजी का 100% बच्चा विद्यालय में नामांकन लिया है कि नहीं। एक यहां से ये चेक करेंगे। दूसरा जो हमारा रजिस्टर है सर, उसमें ये चेक करेंगे कि 30 कार्य दिवस तक हमारा कौन कौन सा बच्चा विद्यालय आया है या नहीं आया है। तीसरी बात, मुहिम पंजी पर किस किस बच्चों का नाम चला गया है, क्या उस मुहिम पंजी पर जो बच्चे का नाम आया क्या पुनः हुआ विद्यालय में प्रयास से विद्यालय में जुड़ पाया है कि नहीं जुड़ पाया है। तो ये 3 दस्तावेज हमारे पास विद्यालय में है, जिस दस्तावेज को देखते हुए ये सवेकन पत्र भरना है 6 से 14 के लिए। और इसके बाद कुछ ऐसे स्लैम एरिया हैं हमारे पोषक क्षेत्र में जहां की पूर्णतः नामांकन अभी भी नहीं है, पूर्णतः नामांकन अभी भी नहीं है सर, क्योंकि आपके पास इनरोलमेंट का रेशियो बिहार का 96.8% लगभग है। 96.8% इनरोलमेंट लगभग में है बिहार का, और जबकि भारत गवर्नमेंट का 97.6% इनरोलमेंट भारत का है। इसका अर्थ है कि अभी भी हमारे पास 3.2% बच्चे जो है इनरोलमेंट में नहीं है। हो सकता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में इनरोलमेंट 100 हो और किसी क्षेत्र का ऐसा भी हो सकता है जहां स्लम एरिया हो, वहां का इनरोलमेंट आपका 100% नहीं हो। तो ये भी देखना होगा कि किस किस बच्चे का इनरोलमेंट हमारे पास में है, या हो सकता है कि जिस समय आप बाल पंजी लिख रहे हो वह पोषक क्षेत्र से बच्चा बाहर हो और वह बच्चा पुनः अपने गांव में लौट आया हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो इसलिए यहां कहा गया है कि इसको देखते हुए गृहवार सर्वे करना, ये गृहवार सर्वे की बात है कि हमें जो सर्वे करना है वह सर्वे गृहवार करना, मतलब कि गांव के एक एक घर के बच्चों को आप सर्वे करेंगे। इस सर्वे में ये नहीं लिखेंगे कि कौन कौन बच्चा इनरोलमेंट है, हमें उस घर से ये रिपोर्ट लेना है कि 6 से 18 में कौन से बच्चे इनरोलमेंट नहीं है या कौन सा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, माने ड्रॉप आउट है। ये हमें इस सर्वे से करना है। इस सर्वे का सबसे पहले प्रोविजन है, ये तो आप समझ में आ गई होगी बात सर कि कहां क्या है। ये वस्तु स्थिति हम आपको इस सर्वे का जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को निकाल कर हम आपके सामने रखे हैं। अब हमें करना क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं।